गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और मैंने आपको बॉडी चार्ट दर्शन करा दिए हैं और आगे अब हम गहरलपुरी चाचा के घर जाते हैं और वहाँ माधवानंद ताऊ जी से एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, उनके दिल के विचारों को जानेंगे कि पहाड़ के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और यहाँ के विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हम गहरल की तरफ जा रहे हैं, आगे आपसे मिलते हैं और उनको मिलाते हैं। अच्छा, बैगन हो रहे हैं इसमें, मैं धतूरा बोल रहा था, बैगन हो रखे हैं। देखो कितने अच्छे बैगन हो रखे हैं, पूरे बैगन लगा रखे हैं सारे इधर ये। और ये देखो, ये ताऊ जी और का मकान है, कितना अच्छा मकान बना रखा, पुराना मकान है। ऐसे मकान देखने को कहाँ मिलते हैं। ये ताऊ जी हैं हमारे, अब दिल्ली छोड़ के बैक टू पहाड़ का सबसे पहला उदाहरण यहीं पे ताऊ जी हैं, जिन्होंने संगम विहार छोड़ के गाँव में अपना दोबारा से उद्धार करने की सोची, कि गाँव में बसने की सोची। ये बहुत अच्छी सोच है ताऊ जी की। यही आ गए? हाँ, ताऊ जी आ गए हैं। अरे बच्चों, तो ताऊ जी कैसा लग रहा है गाँव में? अरे पहले कमेंट्स की बात, पहले इंटरव्यू में आया तू क्या? हाँ। कैसा कैमरा, कैसा रिपोर्टर है ये? अभी तो नौसिखिया हूँ, सीखा हूँ। हाँ, ताऊ जी बताएंगे गाँव के बारे में थोड़ा। गाँव में तो बढ़िया ही लगता है। अच्छा, गाँव में कुछ खराब नहीं है। हाँ ये बात सही है। खराब है तो कुछ टॉकिंग खराब है लोगों की, सही बात है। मतलब वो बीच बीच में बोलते रहते हैं। हाँ हाँ। बाकी इधर हमारे तरफ से बढ़िया है, कॉलेज वेल। ताऊ जी वापसी का क्या है विचार? अब यहीं रहेंगे तब तक? वापसी क्या करना है यार, अब साला 64 साल हो गए जिंदगी में, वापसी चले जाएंगे अब इधर से ही जाएंगे वापसी। नहीं, मतलब यहीं वापसी, मतलब उत्तराखंड में ही रहना है। तो ताऊ जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि ताऊ जी ने उत्तराखंड की तरफ वापसी कर ली अपनी। और तो हमारे बैक टू चैनल का यही माध्यम भी है कि सब उत्तराखंड की तरफ आए। अभी क्या क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सवेरे 5:30 बजे उठते हैं, उसके बाद लेट होते हैं, नहाने धोने का मामला बनता है, फिर 8 बजे नाश्ता करते हैं, कुछ पक्षियाँ वक्षियाँ देख लेते हैं। अच्छा। खेती तो हमने की नहीं। अच्छा। हमारा बचपन यहाँ कटा है 16.5 साल तक की एज में, अपने जब मैंने 12वीं किया। तो उसके बाद तो फिर हम परदेसी हो गए, अब हम स्वदेश की यात्रा में लौट गए। अभी हमारी दीक्षा की शादी हुई थी, तो और कोरोना साथ आ रहा था पिछले साल से। अब कुछ लोग तो डर के मारे आ रहे हैं यहाँ, स्वास्थ्य की वजह से आ रहे हैं। वैसे अच्छा है, किसी भी वजह कोई भी हो, हाँ सही बात यहाँ है। आना ज्यादा बहुत बढ़िया है। कोरोना काल में ताऊ जी ने एक शादी करी छोटे भाई की, बताया भी नहीं मुझे, ये बड़ा गलत करा। तुझे नहीं, किसी को नहीं बताया। ये देखो। और जो आए थे ना बारात की जगह घर भेज दिया हमने। अच्छा अच्छा। भाई क्या करते? तो फिर हम घर में ठीक थे। हेलो दोस्तों, ये यहाँ से सामने राम सिंह की जार है और नीचे हेलो, राम सिंह की चार वाला कोई नीचे यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो देखो ये सामने वो शिवालय दिख रहा है। ये देखो हमारे बड़े भाई साहब फरीदाबाद छोड़ के अब इन्होंने बॉडी जार में अपना सेटअप तैयार किया है। बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी हुई। बैक टू पहाड़ को यही ऐसे ही भाई साहब की जरूरत है जो पहाड़ वापस आए। आज यहाँ पे ये गांव का जायजा ले रहे हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है, सरकार की तरफ से क्या प्रॉब्लम, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने तेज पत्ते का पेड़ भी लगा दिया। ये तेज पत्ता है? जरूरत नहीं है। ओह अच्छा। ये देखो ताऊ जी और ने तेज पत्ते का पेड़ लगा रखा है, मैं दिखा रहा हूँ जो आपको। ये दीपू होती सारी चीजें बता दो ना, चैनल है ताऊ जी। भाई ये तो बहुत महंगा है। फिर लोग करते क्यों नहीं है? लोगों को यही तो अकल नहीं है। जब पेड़ हो रहे तो 50-20 पेड़ लगाओ। अब करते क्या है, वो पत्ता है, करना क्या है, अब कौन करेगा? नमस्कार भाभी जी, तो सामने भाभी जी दिख रही है। कुछ करना भी नहीं पड़ता। एक बार हाँ आ रहा हूँ, अभी तुम्हारे उधर भी आता हूँ। आ रहे जरा वो कालीन वाले बिछाओ। ये पहाड़ बैक टीवी से आए। नेचुरल शैम्पू। ये नेचुरल शैम्पू बन रहा है आजकल। हाँ, विमल को नजदीक जाके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। विमल, ये इसके रेशे ऐसे निकाले जाते हैं, ये टहनी। इससे इसका यूज हम रस्सी बनाने में भी करते हैं, लकड़ियाँ यूज भी करते हैं, और इसका नेचुरल शैम्पू बनता है विमल, इसे विमल कहते हैं। ये जनरली बता रहे हैं। हरी घास की कुछ कमी होती है ना, हाँ जैसे कि अपना नवंबर दिसंबर में हाँ दूध देने वाली भैंस होती है, तो उस टाइम हरा चारा यहाँ नहीं होता। तो इसकी टहनियाँ काट के, जो ये हो रही हैं, इसकी टहनियाँ काट के हरा चारा होता है, इससे दूध भी बढ़ता है। और फिर जो इसकी डंडियाँ बच जाती हैं उनको
भिगा के पानी में रख के उसके रेसे निकाले जाते हैं। उससे आमतौर से पहले क्या होता था कि रस्सियाँ बटी जाती थी, रस्सी जो हर जगह काम आती है, जैसे चटाई बनाने में भी काम आती थी वो, यानी यहाँ जो रस्सियाँ यूज होती हैं हर तरह, वो उससे बनती थी। लेकिन अब और इससे शैम्पू भी होता है। शैम्पू कैसे होता है, जब साबुन का ज़माना नहीं था तो औरतें जो है ना इससे बाल धोते थे तो मुलायम होते थे, शैम्पू की तरह वो हो जाता था उससे। तो अभी रिसेंटली किसी ने हमारे पौड़ी की तरफ किसी दो भाइयों ने इस पर थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि जब हमारे बुजुर्ग इससे बाल धोते थे तो इसके अंदर कुछ तो इस तरह की पावर है, तो उन्होंने इसका शैम्पू डेवलप किया अभी पिछले कोरोना काल में। आगे देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है। और जब हमारे पास जो है ना तरह तरह की चीज़ें होती हैं, अगर उसका कोई डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता और लोग उधर ध्यान देते नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ गतिविधियाँ हैं। तो हमने ये फूल लगाए हैं, देखिए। हाँ, ये फूल लगाए हैं कितने। पहले ज़माने में क्या होता था कि यहाँ रास्ता ही नहीं था, रास्ता नहीं था, सही बात। और सबको घास चाहिए होती थी। घास इतनी थी कि घास से कई गुना ज़्यादा। लेकिन बात ये थी कि आज घास से कई गुना ज़्यादा वहाँ पे जानवर भी हो गए, उनके परवरिश के लिए तो घास पहली महत्व रखती थी। तो अब ये सब फूल लगा रहे हैं हम लोग। ये सूरजमुखी है, ये लंबे लंबे, ये सूरजमुखी का है। हाँ, ये सूरजमुखी है। ताऊ जी, एक यहाँ पे मैं एक ये भीमुल के पेड़ में एक लालटेन टंगा हुआ दिखा, तो इसके बारे में बताइए। ये लालू प्रसाद का नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो ताऊ जी, इसके बारे में बताओ, कैसे इसका यूज किया करते थे पहले, जब गांव में लाइट नहीं थी तो लालटेन का पढ़ाई में आप कैसे यूज किया करते थे? चलो, हमारे दीपक बबाड़ी ने कुछ इस तरह की प्रोग्रेस की है। ये लालटेन तो मैं देखता हूँ ये टंगाने वाले को मिलेगा जी, दोबारा गिर जाएगा कहीं? नहीं मिल जाएगा, मिल चलो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ। अरे ये तो मकान वाली का है भाई, हम पता नहीं हूँ, वहीं से एक्सरसाइज करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? लालटेन, दिस इज नॉट सिंबल। ये वो क्या, लालू प्रसाद। अरे तो ताऊ जी, नीचे से फंस रहा है। हाँ, यहाँ से फंस यहाँ से भी है, यहाँ से भी करते थे। हाँ, इसमें जंक लगा हुआ है, इस पार्ट्स को नीचे पुश करने से ये ऊपर हो जाता था। हाँ, इसके नीचे बत्ती होती थी, कम ज़्यादा करने के लिए इसको इस तरह घुमाया जाता था। हाँ, और इसमें पूरा केरोसिन ऑयल होता था। ये डब्बी है, टैंक जिसे बोलते हैं। हाँ, और ये ऑक्सीजन निकलने वाली, ओके, ऑक्सीजन निकलने के लिए, ताकि गैस ना हो। हाँ, इससे रोशनी होती थी उस जमाने में। इससे आज की एलईडी की तरह रोशनी होती थी, ओके। क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होता था, इससे अंधेरा रोशनी ज़्यादा होती तो थी। ताऊ जी, बचपन में आपने इसी से पढ़ा या लाइट आ गई थी? जनरली तब ये भी बहुत बड़ी चीज होती अच्छा, थी। ये भी अवेलेबल नहीं होती और थी। एक कुप्पी होती थी, ओके, आधा कार्बन आता हाँ, था, आधा कार्बन। हवा उधर को जागती थी, किताबें इधर को होती थी। फिर कुछ टाइम के बाद ये आए, हाँ, इनको हम लालटेन बोलते थे। लालटेन। लालटेन से कहीं राष्ट्रीय जनता पार्टी लालू की याद आप लोगों को आ रही होगी। हाँ, ये रियली उसी मूवमेंट का एक रोशनी का एक संसाधन था। और उसके बाद फिर कुछ टेबल लैंप जनरेट हुई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उबड़ खाबड़ होता था। वो यहाँ नीचे इसमें ओपन जो है ना ग्लास होता था, ग्लास होता था। हाँ, टेबल लैंप तो उस तरह की होती थी। खैर अभी तो यहाँ 40 साल के लगभग हो गए हैं कि लाइट आ गई है, रोडें आई हैं, लेकिन विकास अभी बहुत बाकी है। सही बात। और अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच में और हमारी सोच में या जनता की सोच में बड़ा फर्क है। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि हर घर में जल और हर घर में रोशनी, बिजली, ये उन्होंने आज तक प्रयास से किया है। और टेलीफोन तो अब जमाना गया, नहीं तो टेलीफोन उनका तीसरा माध्यम होता था। आज तो अब मोबाइल डेवलप हो गया है, सैटेलाइट का जमाना हो गया, इसीलिए यहाँ कोई चिड़िया नहीं है। यहाँ इतनी पक्षियाँ होती थी तरह तरह की। हाँ, एक टावर आने की वजह से। हाँ, वो जो रेडिएशन का प्रभाव है उससे बहुत कम हो चुका है। ताऊ जी, जो पलायन बढ़ रहा है, इसके बारे में कुछ बोलोगे, कैसे रोका जाएगा? पलायन, हाँ, मैं नीचे उतर जाऊँ? आ जाओ नीचे आ जाओ। ताऊ जी देखो, लकड़ियों में चढ़े हुए हैं। आ जाओ फिर। हाँ, चलते हैं।
ये कभी जो है ना, अरे ठीक भी है। ये कभी शालदे में हुआ करता था रैक, ओके। वहाँ पतंजलि का स्टोर था। हाँ, पतंजलि का था। अब प्रोग्रेस ये हो रही है कि ये इस हालात में है। तो पलायन कैसे रुकेगा? हाँ पलायन रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास तो किए जा रहे थे, हाँ, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहे। ओके। आप लोग बैठे। हाँ तो वो इंडिविजुअली यहाँ के लोग नहीं कर सकते। उसके लिए सरकार को बहुत ही प्लानिंग के साथ हाँ यहाँ आना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा। हाँ। लोगों को पलायन रोकने के लिए सरकार ही कुछ काम कर सकती है, आम जनता या कोई एनजीओ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ प्रयास किया है बहुत पहले से लोगों ने, वो सक्सेस नहीं हुए। हाँ कमी क्या है कि सारे संसाधन नहीं जुटाए जाते हैं, साथ में एनजीओ के पास या कोई सोसाइटी के पास या कोई एसोसिएशन के पास इस तरह पैसा नहीं होता जो सरकार के पास होता है। सरकार का भी कुछ नरम रवैया ही है कि चलो ठीक है, क्योंकि हमारे नेता अभिनेता तो ऐसे ही हैं सब। हाँ सही बात। उन्हें अपने से वास्ता है। अभी मेरी उम्र करीब 64 साल की है। मैंने देखा कि यहाँ से पहले 5 MP जाया करते थे, फिर MP तो आज भी 5 ही हैं शायद। और 1962 से 62 में पहला इलेक्शन यहाँ हुआ था। तब से हर 5 साल के अंदर तो यहाँ 5 MP जाते हैं। और 19 नवंबर 99 को उत्तराखंड अलग हुआ है, तब से यहाँ 70 MLA भी हैं। ओके। लेकिन देखा गया कि कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, सही। सबने अपना विकास किया और वो विकास की बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। काम नहीं करते। वो वही नियम है कि स्वदेशी अपनाओ और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाओ। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। हाँ नहीं, उनके बच्चे कम से कम हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, देहरादून, उत्तराखंड के जो शहर हैं उनमें पढ़ते हैं। और वो कहना चाहते हैं कि पलायन रोको, तो रोकने से नहीं रुकता। संसाधन जुटाने पड़ेंगे, लोगों को जमीनी लेवल पे रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। जैसे मनरेगा की स्कीम जो चली थी, उससे भी लोगों का कुछ नहीं होता। हाँ क्योंकि कोई लिमिटेड साधन है सही बात। और उसमें कोई अर्निंग नहीं हो रही है। हाँ तो जब अर्निंग नहीं होगी सरकार के पास तो कहाँ से देगी? सही बात। लेकिन फिर भी ये प्रयास बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हाँ पलायन रोकने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पे हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो विकास कैसे होगा भावी पीढ़ी का? सही बात। ठीक है नहीं? तो शिक्षा के अंदर क्या है, स्कूल तो खोल दिए, टीचर नहीं है। स्कूल भी है, टीचर भी है, बच्चे नहीं है। बच्चे कहाँ से रहेंगे? बच्चों को परवरिश के लिए अगर माँ बाप के पास कुछ होगा तभी तो यहाँ रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा मिसयूज हो रहा है। अभी मैं आपको लेटेस्ट एक चीज दिखाता हूँ, इस पे एक्शन भी लेना चाहिए वैसे सरकार। मैंने सुना है कि एक ऑर्गेनिक खाद के लिए बनाया था ये टेंट। ओके। ये प्लास्टिक मेड है। अभी तो ये पोटली बांध के रखा हुआ है। ये 3 दिन से मंदिरों ने नोच दिया था। ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें कुछ रॉ मटेरियल डाला जाता है, गलने सड़ने वाली चीजें। इसमें केंचुए होते थे। केंचुए तो मुझे लग रहा है यहाँ आए ही नहीं होंगे, वो पहले ही मर गए होंगे। तो ये खाली मिसयूज है सरकार का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या एनजीओ ने जो खर्च किया है इस पे, वो उसने 10 लाख रुपया खर्च किया और 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से ले लिया। तो ना तो इसका यहाँ ग्रामीणों को कोई यूज हुआ, ना ही इससे कोई जैविक खाद बनी, कुछ नहीं हुआ। खेत का एक पार्ट और एंगेज हो गया। उसमें अपनी छोटी मोटी खेती करते, वो भी इससे एंगेज हुआ क्या है कि ये 2-3 महीने पहले हुआ होगा, लेकिन अब ये बंदरों ने नोच दिया। तो ये कंप्लीट मिसयूज है। ऐसे जो मिसयूज हो रहा है फंड, उसको सरकार को बचाना चाहिए। अगर किसी एनजीओ ने दिया है तो वो भी ठीक जगह इसका यूज होना चाहिए। बिल्कुल, तभी इसकी कुछ वैल्यू है। ये तो कंप्लीट मिसयूज है। अभी उधर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ उस पहाड़ी की तरफ को, कि वहाँ 1, 2, 3, 4 सड़कें बनी हुई है। सड़कें बनी, टेंडर दे दिया, एमएलए का पैसा आया और कंस्ट्रक्शन जो टेंडर ओनर हैं उनके नाम टेंडर इशू कर दिए गए। इसका क्या कल होगा उससे कोई सोचता नहीं। अभी आधी परियोजना है, सरकार का पैसा लग गया, सरकार के खाते में हो गया कि भाई हमने इतना डेवलप कर दिया है,
ये क्या खाक डेवलप है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो उस किनारे पर छोड़ दिया ना, उसमें बाइक आती है ना, उसमें मोटरसाइकिल आती है, और इसका कोई आगे इसमें किसी तरह का जो है ना विकास तो छोड़िए, इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी। सही बात। और जब रिपेयरिंग हो तो सारा मिसयूज है। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरह के मिसयूज वाले फंड को सरकार एक स्पेशल टीम बनाए जो उसकी रेकी करे। सही बात। ये ठीक है क्या है, उससे सीखे कि पहले ये परियोजनाएं थी, है ना, उसका मिसयूज हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, हमारी शारीरिक स्थितियां भी खराब हो रही हैं, हम नहीं कर सकते, हमें जो है ना घर पे डोर स्टेप पे चाहिए, क्योंकि संसाधन तो यहाँ हैं, उनको ठीक यूज करना या उसकी वाचिंग करना, उसकी रेकी करना सरकार का काम है, इंडिविजुअल का नहीं। तो जब तक हमारे यहाँ पे प्लानिंग जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को लागू करने के साथ उनकी वाचिंग नहीं करेगा, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मैं तो आपके माध्यम से पहले तो आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस डोर स्टेप पे आके इस तरह का एक इंटरव्यू लिया जी। जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज में मेरे पास था, मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की, सरकार को सचेत करने का फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो मिसयूज वाला फंड है इसे सरकार रोके। ये विकास नहीं है, ये तो विनाश हो गया, पैसा भी लगा, लोगों को सुविधा भी नहीं हुई, नहीं, और लोग खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे खेत तो सरकार ने काट दी। जबकि सड़क की जो योजना थी उसको पहले ठीक से प्लानिंग बना के करना चाहिए। और सरकार की एक बहुत बड़ी कमी है, ये उत्तराखंड सरकार की नहीं, मुझे लग रहा है केंद्र सरकार की भी ये कमी है। सरकार पूछती है आपको क्या चाहिए, अगर हम लोग बोलते नहीं इधर नहर नहीं आनी चाहिए, तो सरकार की मशीनरी रुक जाती है। इधर सड़क नहीं आनी चाहिए, हमारे खेत कट रहे हैं, तो सरकार की मशीनरी रुक जाती है। ये बहुत गलत डिसीजन है सरकार का। सरकार खुद रेकी करे कहाँ क्या जरूरत है, किसी इंडिविजुअल के रोकने पे क्यों रुकता है काम। करोड़ों की परियोजना है और वो रुक जाता है। इसमें ग्राम प्रधानों की भी भूमिका है, उन्हें भी आवश्यकता है कि उन्हें भी बताने की जरूरत है कि कहाँ क्या ठीक है, कहाँ क्या ठीक नहीं होगा। सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, निष्पक्ष, किसी को पूछने की नहीं। मैं कह दूंगा मेरे यहाँ से सड़क जा रही है, उस गांव को भी फायदा हो रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं यार, मेरे बाप दादाओं की पुरानी दीवार बनी हुई है, ये दीवार क्या मुझे दूध देगी या ये मक्खन देगी। अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए कहाँ किस जरूरत को पूरा करने के लिए हम ये परियोजना बना रहे हैं। ये मुझे बहुत बड़ा फील होता है जी, उस गांव वालों ने सड़क मना कर दिया, अब वो नहीं आ रही, आधे में लटक गई, ठेकेदार पैसे खा गए, या जो मशीनरी है हमारी सरकारी, उसका पैसा तो मिसयूज हो गया ना। उसे तो खाते हुए दिखाया भाई हमने उत्तराखंड के लिए, इन डिस्ट्रिक्टों के लिए ये किया, लेकिन ना उनको उसका बेनिफिट हुआ और ना आने वाले कल में उसका डेवलपमेंट होगा। तो क्या ये तो कंप्लीट मिसयूज है। मिसयूज की मॉनिटरिंग रोकने के लिए सरकार सचेत रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री क्या निवेदन करता हूँ कि उनके पास इलेक्शन से पहले बहुत शॉर्ट टाइम है और वो कुछ ऐसा कर जाए ताकि उनका नाम यहाँ कायम रहे और वो दोबारा आए। धन्यवाद ताऊ जी। तो ये हमारे श्री माधवानंद बलोदी जी ताऊ जी हैं हमारे, इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बताया गांव की कैसे पलायन हो रहा है, क्या क्या यहाँ के मुख्य पॉइंट है जिनको हमको देखना चाहिए, और सरकार को भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया कि कैसे सरकार को क्या क्या आगे करना चाहिए। ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग, जिसमें ताऊ जी ने अपने व्यक्तिगत विचार रखे। आगे भी हम कईयों के और इंटरव्यू दिखाएंगे जिनमें उनके क्या व्यक्तिगत विचार हैं वो बताएंगे आपको। तो देखते रहिए बैक टू पहाड़, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।